Hello friends, welcome to my channel and today we will cover the topic classification of computer। ये टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक है तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करेंगे। जैसे कि आप अपने आसपास देखते हैं कि कंप्यूटर है, अलग अलग मेमोरी और अलग अलग टाइप में आपके पास अवेलेबल होता है, बड़े साइजेस में, छोटे साइजेस में आपके आसपास अवेलेबल है। तो उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को हम क्लासीफाई करेंगे उसकी अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। लेट्स सी। Here we are having classification of computer on the basis of generation, on the basis of data processed, on the basis of size and capacity, and on the basis of purpose. On the basis of generation that means कि जो कंप्यूटर होता है उसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। तो वो आपकी क्या बन जाती है, जनरेशंस बन जाती हैं कि जब हम कंप्यूटर को उसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग स्टेजेस में, तो वो क्या कहलाती हैं, जनरेशंस कहलाती हैं। देन सेकंड वी आर हैविंग ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेस्ड। डाटा प्रोसेस्ड मतलब कि जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें जो डाटा की प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से होगी, उस पर जो बेस है वो आपकी क्या है, डाटा प्रोसेस्ड की एक कैटेगरीज अलग बन गई है जिसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर आपके आते हैं। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। इसमें क्या होगा, आपको कंप्यूटर को डिवाइड किया जाएगा उसकी साइज और उसकी मेमोरी स्टोरेज की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। हियर वी आर हैविंग फोर टाइप्स देयर: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। Then next we are having on the basis of purpose. Purpose that means कि उनसे हम क्या क्या काम करवा सकते हैं, वो हमारे किस यूज में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जहाँ पर these are the special purpose computers and the general purpose computers. Then आज हम कवर करेंगे on the basis of generation. Okay? Classification of computer on the basis of generation. फर्स्ट जनरेशन, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, वो 1940 से 1956 के बीच जो डेवलपमेंट हुई उसके अंदर उसको फर्स्ट जनरेशन के अंदर माना जाता है। 1940 से 1956 के बीच में जो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुई उसको हम कहाँ पर लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन के अंदर लेते हैं। अब हम देखते हैं उसके अंदर क्या है, जो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी। कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज हो रहे थे उनमें टेक्नोलॉजी कौन सी थी, दिस इज द वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब थी जो आपकी वहां पर टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब कैसी होती थी, दीज आर द वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ पर जो वैक्यूम ट्यूब है वो सर्किट्स की तरह यूज की जाती थी, मतलब कैलकुलेशन वगैरह के लिए, जो डाटा फ्लो वगैरह के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। देन सेकेंड वी आर हैविंग स्टोरेज। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। ओके, तो आपका क्या था, मैग्नेटिक टेप यूज किया जाता था स्टोर के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप डाटा स्टोरेज के लिए यूज होते थे। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक ड्रम है। इसमें क्या होता था, ये आपका एक ड्रम की तरह डिवाइस है जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल का कोट बना होता था और उसको स्टोरेज के लिए यूज करते थे। The next we are having for input। जैसे अभी इनपुट के लिए हम अलग डिवाइस यूज करते हैं, इनपुट के लिए हम कीबोर्ड, माउस वगैरह यूज करते हैं, तो उस टाइम पर पंचिंग कार्ड्स यूज किए जाते थे इनपुट करने के लिए डाटा को कंप्यूटर के अंदर। ये आपका क्या है, पंचिंग कार्ड है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये पंचिंग कार्ड है, इसके ऊपर पंचेस के थ्रू इनपुट दिया जाता था कंप्यूटर के अंदर। देन आउटपुट क्या था, हमें सिर्फ पेपर पर दिखाई देता था। जैसे अभी हम जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो जो आउटपुट है मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, बट उस टाइम पर जो आपके फर्स्ट जनरेशन के अंदर कंप्यूटर होते थे उनमें कोई भी स्क्रीन अवेलेबल नहीं थी। अगर हमें कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह देखनी है या कुछ भी हमने जो प्रोसेस किया डाटा को, तो उसका जो आउटपुट है वो सिर्फ आप पेपर पर देख सकते थे, कोई स्क्रीन अवेलेबल नहीं थी डाटा के प्रोसेसिंग को या रिजल्ट को देखने के लिए। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज को यूज किया जाता था। मशीन लैंग्वेज जो आपकी 0 और 1 से बनी होती है, और मशीन लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। ट्रिपल एल इज देयर, दैट मींस लो लेवल लैंग्वेज। ओके, ये था आपकी फर्स्ट जनरेशन के बारे में। जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है जो 1940 से 1956 के बीच में थी, ये सब चीजें आपकी उसी जनरेशन को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग, जो फर्स्ट जनरेशन आपकी है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। First we are having here problems में enormous, that means big size।
अब बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जा रहा था, जिससे क्या होता था, कंप्यूटर का जो साइज है बहुत बड़ा हो गया था। तो उसका जो साइज है बहुत ज्यादा बड़ा था, तो उसको कहीं पर भी लेकर जाना या कहीं पर भी उसको ले जाना काफी मुश्किल था। पोर्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी उसके लिए। देन सेकंड वी आर हैविंग नॉन पोर्टेबल, दैट मीन्स द सेम कि हम उसको कहीं लेकर जा नहीं सकते थे, बहुत ही बड़ा था उसका साइज, तो लेकर आना लेकर जाना बहुत ही मुश्किल था उसको कहीं पर भी। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा कॉस्टली था। जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर बना था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज्यादा कॉस्टली था। देन नेक्स्ट अनरिलायबल, अनरिलायबल था, मतलब वहां की उसके अंदर जो कैलकुलेशन वगैरह होती थी उसके अंदर हम भरोसा नहीं कर सकते थे उसके ऊपर कोई भी, क्योंकि कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स होने की चांसेस थे उस टाइम पर। आज नहीं है बट उस टाइम पर थे चांसेस। रिलायबल नहीं था कंप्यूटर बिल्कुल भी। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग कंज्यूम टू मच पावर, जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम करते थे, उनको रन करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती थी। टू मच हीट जनरेटेड, अब वैक्यूम ट्यूब थी, जब वो जलती थी तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती थी, और वो इतनी ज्यादा हीट जनरेट करती थी कि कई बार तो वो मतलब जल जाती थी, खुद से बर्न हो जाती थी, और कैलकुलेशंस बिल्कुल जो भी प्रोसेसिंग हुई थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। इसलिए उनके ऊपर रिलायबल होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बर्न होने के बाद उसका बैकअप लेना भी मुश्किल था, बैकअप नहीं लिया जाता था, तो उसके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल था। और ज्यादा हीट जनरेट होने की वजह से जो वैक्यूम ट्यूब थी वो जल जाती थी। और उसके लिए जो आपकी मशीन लैंग्वेज हम यूज कर रहे थे, जो प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज थी, जो काफी टफ थी, उसको जो कॉमन यूजर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था, सिर्फ प्रोग्रामर है जो सिर्फ वही उसको अंडरस्टैंड कर पाता था और वही उसको यूज कर पाता था। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन आपकी स्टार्ट हुई 1956 से 1963, ये आपकी सेकंड जनरेशन है कंप्यूटर की, 1956 से 1963। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, दिस इज द ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर थे वो आपके वैक्यूम ट्यूब से बहुत ज्यादा बेटर थे। ट्रांजिस्टर्स को एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यूज किया जाता था प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर थे आपके इस टाइप के दिखाई देते थे, जो आपकी यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है, ये ट्रांजिस्टर की इमेज है। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टोरेज। जो स्टोरेज है वो मैग्नेटिक कोर बन गई थी, जो ड्रम और टेप जो पहले स्टोरेज हो रही थी उसको अब मैग्नेटिक कोर के अंदर किया जा रहा था। डाटा की स्टोरेज, दैट मीन डाटा जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं कंप्यूटर को वो कहाँ स्टोर हो रहे थे, मैग्नेटिक कोर के अंदर। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग इनपुट। जो इनपुट था अभी भी पंचिंग कार्ड्स के थ्रू, जो हमने फर्स्ट जनरेशन में डिस्कस किया था उसके थ्रू ही दिया जाता था। इनपुट जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर फीड की जा रही थी वो पंचिंग कार्ड के थ्रू की जाती थी सेकंड जनरेशन में भी। द नेक्स्ट वी आर हैविंग आउटपुट। आउटपुट भी यहाँ पर पेपर पे ही अवेलेबल था, अभी तक कोई भी मॉनिटर स्क्रीन वगैरह नहीं आई थी, एग्जिस्टिंग में नहीं थी। तो आउटपुट भी कहाँ था, पेपर पर ही अवेलेबल था। लैंग्वेज जो थी वो अब मशीन लैंग्वेज की बजाय असेंबली लैंग्वेज आ गई थी, मतलब दोनों ही लैंग्वेज यूज हो रही थी, बट मशीन लैंग्वेजेस जहाँ पर थी वहां पर अब अपग्रेड होकर असेंबली लैंग्वेज भी आ गई थी, जिसमें 0 और 1 की जगह पर वर्ड्स आ गए थे। जैसे ऐड करने के लिए जैसे हमें एडिशन करना तो ADD आ गया था, देन सब्ट्रैक्शन करना है SUB। तो वहां पर क्या था, 1 और 0 की जगह पर क्या थे, वर्ड्स का यूज होने लग गया था। जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है वो भी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ही आती है, बट ये था कि ये आपकी मशीन लैंग्वेज से बेटर थी अंडरस्टैंडिंग में भी और यूज करने में भी। Then the transistor was far superior to the vacuum tube, allowing computer to become smaller, faster, cheaper, or more energy efficient and more reliable than their first generation predecessors. ट्रांजिस्टर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब से बहुत ही ज्यादा बेटर थे, उसी की वजह से जो कंप्यूटर था हमारा उसका साइज स्मॉल हो गया था, वो काफी फास्ट हो गई थी, स्पीड बढ़ गई थी, चीपर, दैट मीन्स कि उसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो गई थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। एंड उनकी जो एनर्जी थी वो काफी इफिशिएंट थी, मोर एनर्जी इफिशिएंट, दैट मीन्स उसके अंदर जो पावर यूज हो रही थी वो अब काफी बेटर, मतलब काफी कम हो गई थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, एंड मोर रिलायबल देन देयर फर्स्ट जनरेशन प्रेडिसेसर। अब उनके ऊपर हम रिलायबल भरोसा कर रहे थे, मतलब भरोसा कर पा रहे थे। इनमें ऐसा नहीं था वैक्यूम ट्यूब क्या थी, जल जाती थी, वहां पर सारा जो डाटा था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, तो उनके ऊपर रिलायबल होना थोड़ा मुश्किल था। बट यहाँ ट्रांजिस्टर्स के जब आपका यहाँ पर इन्वेंशन हुआ था तो उसके ऊपर हम रिलायबल होना शुरू हो गए थे, विश्वास करना शुरू हमने कर दिया था।
सेकंड जनरेशन के अंदर, जो आपकी कहाँ से थी 1956 से 1963 में थी, राइट। देन अब सेकंड जनरेशन में काफी इनोवेशंस तो हो गई थी, बट प्रॉब्लम्स फिर भी थी जो हम फेस कर रहे थे वहां पर। दीज आर द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज वेरी कॉस्टली। देखिए ये फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी कॉस्ट कम हो गई थी, बट अभी भी क्या था, ये कॉमन जो यूजर है उसके लिए अवेलेबल नहीं था, ये काफी कॉस्टली था। जैसे हम आज हर कोई घर पर कंप्यूटर यूज कर पा रहा था, ऐसा पॉसिबल नहीं था, अभी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। सेकेंड स्टिल जनरेट ए ग्रेट डील ऑफ हीट। फर्स्ट जनरेशन में बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही थी, ट्रांजिशंस के आने के बाद कंट्रोल हुआ हीट का जनरेशन, बट यहाँ पर भी जो था हीट थी वो काफी जनरेट हो रही थी, और जिसकी वजह से एसी की रिक्वायरमेंट थी। मतलब अगर जहाँ पर हम कंप्यूटर यूज कर रहे थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर यूज करें, और वहां पर इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाती थी कि वहां पर बैठना मुश्किल हो जाता था, राइट। तो उससे क्या था कि सिस्टम के क्रैश होने का भी खतरा ज्यादा रहता है ऑब्वियसली। तो उसके लिए एसी की रिक्वायरमेंट थी, वहां पर एसी रिक्वायर्ड था। अगर एसी नहीं चलेगा तो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा था उस टाइम पर। द नेक्स्ट इट सपोर्ट्स ओनली मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। जो आपके सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो आपके मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे, और किसी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते। उस टाइम पर और कोई लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो सिर्फ दो ही लैंग्वेज थी जिनको सपोर्ट करते थे, और ये काफी डिफिकल्ट थी कॉमन पर्सन के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। वर अवेलेबल इन ऑल इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए काफी कॉस्टली थे, और इसके लिए एसी रिक्वायरमेंट थी, तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ही अवेलेबल थे। कॉमन पर्सन जैसे हम अब घर पर यूज कर रहे हैं सिस्टम्स को, वैसे वहां तो उस टाइम पर कॉमन पर्सन को यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इनका साइज भी बड़ा था, ये कॉस्टली भी थे, और रिलायबल इतने ज्यादा नहीं थे कि उनके ऊपर हम पूरा भरोसा कर सके। तो सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिर्फ इनको यूज कर रही थी। Then we will talk about the third generation. This is from 1964 to 1971. जो थर्ड जनरेशन थी, this will begin from the 1964 and ends to 1971. इसमें टेक्नोलॉजी जो थी वो आपकी ट्रांजिस्टर की जगह पर अब आ गए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसमें आपका जो आईसी, जिसकी हम स्मॉल फॉर्म बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो आपके जिसके अंदर 10 to 20 ट्रांजिस्टर्स को लगाया जाता था डाटा को प्रोसेस करने के लिए। कौन आ गए थे यहाँ पर, अब आईसी का यूज होने लग गया था टेक्नोलॉजी के अंदर। और आईसी क्या थे, आईसी इज आल्सो मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इससे क्या था, एक आईसी के अंदर 10 to 20 ट्रांजिस्टर्स को लगाया जाता था, जिससे क्या हुआ था कि कंप्यूटर की साइज में काफी बदलाव हो गया था, काफी साइज काफी कम हो गया था एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन। जो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज द आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसके अंदर क्या था, एक आईसी के अंदर 10 to 20 ट्रांजिस्टर्स को फिट किया जाता था, और इनको यूज किया जाता था फॉर द डाटा प्रोसेसिंग। Then second, for the storage, same we are using here in third generation also. This is the magnetic core. मैग्नेटिक कोर को हम यूज कर रहे थे स्टोरेज के लिए, जैसे हमने सेकंड जनरेशन में यूज किया था। देन थर्ड, इनपुट यहाँ पर पंचिंग कार्ड की जगह पर कीबोर्ड आ गया था। टाइपिंग के थ्रू जो थी डाटा को हम फीड कर पा रहे थे कंप्यूटर के अंदर, तो कीबोर्ड यहाँ पर मेन इनपुट डिवाइस थी। देन आउटपुट के लिए यहाँ पर अब स्क्रीन अवेलेबल हो गई थी हमारे पास। थर्ड जनरेशन में मॉनिटर आ गए थे, जिससे हम क्या कर रहे थे, जो डाटा हमने फीड किया है, इनपुट किया है, उस जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट था वो हम स्क्रीन पर देख पा रहे थे। तो आउटपुट के लिए जो मेन आपकी जो था वो मॉनिटर आ चुका था। तो पहले हम प्रिंटर के थ्रू ले रहे थे, बट अब यहाँ पर मॉनिटर अवेलेबल हो गया था आउटपुट को देखने के लिए। इंटरफेस्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए थर्ड जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे, इंट्रोड्यूस हो चुके थे, जो यूजर और सिस्टम के बीच में, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो आपका थर्ड जनरेशन के अंदर आ चुका था। क्वेश्चन कई बार हो जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुए थे, कौन सी जनरेशन के अंदर, तो हम आंसर कर सकते हैं थर्ड जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इंट्रोड्यूस हुए थे। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके अंदर टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेस कंकरेंटली एट वन टाइम का कंसेप्ट आ चुका था। दैट मीन्स कि इसमें एक प्रोसेस को एक बार में ही
प्रोसेस करना ऐसा नहीं था, इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ में रन कर सकते थे, जिसमें टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट इसके अंदर आ चुका था। थर्ड जनरेशन के अंदर टाइम शेयरिंग मतलब कि अलग अलग प्रोसेस को, जो प्रोसेस है उनको अलग अलग टाइम डिवाइड कर दिया जाता है कि ये प्रोसेस इतने टाइम चलेगी, ये टाइम इसके लिए इतना टाइम है। प्रायोरिटी बेस पर प्रोसेसेस को रन किया जाता है टाइम शेयरिंग जो कंसेप्ट होता है उसके अंदर। Then there was drastically increased in the speed and efficiency of computers. They were smaller and cheaper. देखिए आईसी की आने की वजह से, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की वजह से जो कंप्यूटर्स की स्पीड थी वो काफी बढ़ गई थी, और उसकी जो काम करने की जो इफिशियंसी थी कंप्यूटर की काफी अच्छी हो गई थी, और वो पहले से काफी स्मॉल और चीपर हो गई। दैट मीन्स उनकी कॉस्ट काफी कम हो गई थी और उनका साइज काफी कम हो गया था। Then we are having some problems with third generation also. थर्ड जनरेशन के साथ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपकी 1964 से 1971 तक थी। फर्स्ट क्या था, यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर्स के लिए एसी की रिक्वायरमेंट थी, कुछ केसेस के अंदर एसी की रिक्वायरमेंट थी। देन प्रोग्रामिंग वाज डिफिकल्ट। प्रोग्रामिंग यहाँ पर भी मशीन और असेंबली लैंग्वेज ही थी, तो वहां पर प्रोग्रामिंग काफी डिफिकल्ट थी। And highly sophisticated technology is required for manufacturing of IC chips. देखिए IC चिप को बनाने के लिए काफी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था, जिसको बनाना काफी मुश्किल था, जिसको बनाने के लिए काफी परेशानी, काफी डिफिकल्टीज होती थी, सामने आती थी। तो जो इसकी जो टेक्नोलॉजी थी काफी सोफिस्टिकेटेड थी। Then we are having fourth generation. Fourth generation is was started from 1971 to present. देखिए अभी जो हम सिस्टम यूज करते हैं दीज आर फ्रॉम फोर्थ जनरेशन। ये आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई है? दिस वाज स्टार्ट फ्रॉम 1971 से स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है। ये कौन सी है? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं। इसके बारे में तो मोस्ट ऑफ हमें पता ही है, क्योंकि हम करंटली इस टाइम में है और इसको हम यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को। जो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। यहाँ पर क्या था, जैसे कि हमने थर्ड जनरेशन में किया था, वहां पर 10 to 20 ट्रांजिस्टर्स को एक आईसी के अंदर फिट किया जाता था। बट यहाँ पर अब जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप है, इसके अंदर आपके बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को लगाया जा सकता है एक सिंगल चिप के ऊपर। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप जो आपकी है LSI टेक्नोलॉजी एंड VLSI, दैट मींस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टोरेज। जो आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो जो स्टोरेज के लिए यूज करते हैं रैम, रोम, CD, फ्लॉपी, जैसे हमने डिस्कस किया है पहले डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टोरेज के लिए रैम एंड रोम फॉर प्राइमरी स्टोरेज, and the CD, floppy and many more storage devices are there for the storage. The next we are having input devices. Input devices we are having mouse, keyboard and many more, as we discussed in last video, devices of computer. Next we are having output. Output we can see on the monitor, as well as we can take the printout on the paper also, we can take it. Next is a language. Many languages are there. C, C++, Java, high level languages are available there, which are very easy to understand and user friendly also. लैंग्वेज जो आपकी है, जो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, वो आपकी C++, Java, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो अवेलेबल है और जो काफी इजी है अंडरस्टैंड करने में भी, कॉमन पर्सन भी उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। एंड द फोर्थ जनरेशन इज द जनरेशन वेयर माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। आपकी फोर्थ जनरेशन होती है कंप्यूटर की जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुए थे। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है कौन सी जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। देन वी कैन आंसर फॉर दिस, इट इंट्रोड्यूस्ड इन फोर्थ जनरेशन एंड दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर, जिस पर आपके एक सिंगल चिप पर आपका बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम एम्बेडेड कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। दिस इज द इमेज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। हाईली, अब इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है जो आपकी फोर्थ जनरेशन हम यूज कर रहे हैं अभी, जो आपकी कंप्यूटर की चल रही है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ VLSI चिप।
जो आपकी VLSI चिप को बनाने के लिए काफी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसको समझना काफी मुश्किल है और सिर्फ प्रोग्रामर हैं जो इसको डेवलप कर पाते हैं, कॉमन पर्सन इसको डेवलप नहीं कर पाता है, राइट। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। And now we will talk about the fifth generation of computer, and this is अब जिसको हम अभी जी रहे हैं, this is the fourth generation, and the fifth generation, the generation that will come in the future। जो फ्यूचर में आएगी वो कौन सी आपकी है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, जो प्रेजेंटली हम यूज कर रहे हैं और जो आगे आएगी, एंड द बियॉन्ड, दैट मीन्स इन द फ्यूचर। आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि जो फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी आएगी आपकी कंप्यूटर की, दिस इज अंडर डेवलपमेंट, वो आपकी डेवलपमेंट के अंदर उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। दिस मेक कंप्यूटर टू बी थिंकेबल। अब जो हमारे साइंटिस्ट जो जिस पर काम कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि कंप्यूटर को ऐसा बनाया जाए कि वो खुद सोचे। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सोचता नहीं है, जो हम उससे करवाएंगे काम वो उसी को करेगा, जो इंस्ट्रक्शंस हम उसको देंगे, जो डाटा देंगे उसी को फॉलो करता है और प्रोसेस कर देता है। बट जो साइंटिस्ट है अब क्या सोच रहे हैं कि हम कंप्यूटर को थिंकेबल बना देते हैं कि कंप्यूटर खुद सोच सके क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब उसके अंदर क्या है, एक ब्रेन फिट करना है उनको क्या करना है, ब्रेन फिट करना है कि वो खुद सोचे कि क्या अच्छा है क्या सही है क्या गलत है, कि आंसर गलत आया कि सही आया, वो खुद सोचना चाहिए उसको। तो उसको थिंकेबल बनाना चाहते हैं जो हमारे साइंटिस्ट है। एंड मशीन्स हैविंग ऑन IQ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज, दैट मीन्स कि मशीन्स के अंदर खुद का IQ हो। जो हमारे जो फ्यूचर में कंप्यूटर्स आएंगे उनका खुद का IQ होगा, वो खुद अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब IQ यहाँ पर हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके अंदर डाली जाएगी। अब ऑब्वियसली वो मशीन है तो उनकी जो इंटेलिजेंस होगी वो ओरिजिनल तो नहीं होगी, आर्टिफिशियली होगी। जो कंप्यूटर बनेंगे आगे अगर उनके अंदर IQ होगा तो उनकी जो इंटेलिजेंस होगी वो किस टाइप की होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा उनके अंदर। जैसे कि हमने मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी है जो उसके अंदर एक ऐसा रोबोट बनाया जाता है जिसके खुद सोच सकता है, अच्छे बुरे की पहचान है। तो उसी कुछ टाइप का कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं साइंटिस्ट भी कि कंप्यूटर को ऐसा बनाना है जो खुद सोच सके, खुद का IQ हो उसके अंदर। एंड जो इस टेक्निक के अंदर है, जो सबसे आगे जो चल रहा है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, वो जापान है जो सबसे आगे लीड कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को लेकर, और वो हमसे काफी आगे है। तो इसी बेस पर आपकी क्या है, फिफ्थ जनरेशन है, कंप्यूटर को थिंकेबल बनाना है, एडवांस बनाना है, एंड दिस इज द मेन थिंग फॉर द फिफ्थ जनरेशन। एंड ये आपकी जनरेशंस के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर को कैटेगराइज कर दिया है, जनरेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई कर दिया उसको। तो ये आपका था आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट ऑल्सो। ओके।